बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के 6th लेक्चर के अंदर टॉपिक 4.5 पोटेंशियल एनर्जी एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 79, 80 और 81 पर मौजूद है और एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जब फोर्स लगाते हैं तो बेटा अगर वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे तो इसी चीज को हम वर्क डन का नाम देते हैं। फर्ज करें कोई भी ऑब्जेक्ट मैस m जो है वो अर्थ के ऊपर यहाँ पर मौजूद था। जैसे ही बेटा हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे तो बेटा वो जो वर्क डन है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा। सिंपल वर्ड्स में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जमीन से दूर जाएगा उसके ऊपर हमें वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा और वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी आवर बॉडी हैज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। फॉर एग्जांपल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर होगी उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे बेटा हम जमीन से दूर जाएंगे हाइट इंक्रीज होती जाएगी और हाइट इंक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। जैसे जैसे हम जमीन से दूर जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है? कहा जैसे जैसे हम जमीन से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट को फर्ज करें इतना दूर ले जाएं कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाए, मतलब किसी इन्फिनिटी पॉइंट तक हम उसे मूव करवा दें, तो जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर होगी उस एनर्जी को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी उसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। अब जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम mgh यूज नहीं कर सकते, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जमीन के करीब जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी g की वैल्यू सेम रहती है, जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नाम से जानते हैं। अब जैसे जैसे हम जमीन से दूर जा रहे हैं ग्रेविटी कम हो रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो बेटा हमें एक नया फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं पहले। द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज at certain position is the work done by the gravitational force in bringing the object from that position to infinity where gravity becomes zero। मतलब हमने ऑब्जेक्ट को इतना दूर मूव करवाना है जहां ग्रेविटी जीरो हो जाए, मतलब इन्फिनिटी पॉइंट तक हमने उसको मूव करवाना है। और हमने कहा था बेटा लास्ट टॉपिक्स के अंदर कि जितना वर्क डन हम ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हैं वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो एक्चुअली हमने करना क्या है? हमने बच्चों वर्क डन फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट 1 से लेकर इंफिनिटी तक का, और वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा। और हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में कहा था अगर फोर्स सेम नहीं है तो हमें पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम कंसीडर करेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है 1 से n तक, और इस पूरे पैच को, पूरे रास्ते को हम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। जैसे बेटा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन n-1 से n तक के ये पैचेस हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। और फिर तमाम पैचेस का वर्क डन फाइंड आउट करेंगे और एंड पर तमाम वर्क डन को ऐड करके जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वर्क डन का वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो ही हमारे पास एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे नियर अर्थ सरफेस वी यूज mgh बिकॉज ग्रेविटी इज नियरली कांस्टेंट, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फार फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी चेंजेस विद डिस्टेंस, सो वी ड्राइव द जनरल एक्सप्रेशन। जो अभी हमने बात की थी कि जमीन के करीब जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू g की वैल्यू सेम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम जमीन से दूर जाएंगे g की वैल्यू चेंज होगी, तो हमें एक नया फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा।
अब जो यहाँ पर हमने इसको R1, R2, R3 एंड सो ऑन Rn तक तमाम पैचेस में डिवाइड कर लिया। डिवाइड द पार्ट टू इंफिनिटी इनटू मैनी स्मॉल स्टेप्स R1 से R2, R3 एंड सो ऑन Rn। टेक वन स्मॉल स्टेप फ्रॉम R1 टू R2। मतलब अब हमने कंसीडर किया R1 से R2, 1 से 2 तक ऑब्जेक्ट को लेकर जाना है और बेटा ये इस पाथ का मतलब पहले इस छोटे पैच का वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है और इन दोनों पॉइंट्स के सेंटर पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं आर का। मिडल पॉइंट रेडियस मतलब इस सेंटर पॉइंट को यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसको हम क्या कह रहे हैं आर। और आर निकालने का फार्मूला होता है बेटा हम दोनों पॉइंट्स को R1 और R2 को ऐड करें और 2 पर डिवाइड कर दें। आर का फार्मूला बन गया R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 और डेल्टा आर इक्वल था मतलब ये वाला डिस्टेंस इक्वल था। अगर मैं R2 में से R1 को निकाल दूं तो हमारे पास डेल्टा आर आएगा। तो आर डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। यहाँ से बेटा माइनस वाली वैल्यू जब दूसरी तरफ जाएगी तो बन जाएगी R2 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो बच्चों हमारे पास आएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये R1 से ऐड होकर 2R1 बन जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। मुझे R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्योंकि मैं जो फार्मूले में यूज करनी है। तो बेटा हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो R स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास R1 प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करने के लिए फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर A स्क्वायर ये आ गया, 2AB ये आ गया बेटा और B स्क्वायर ये आ गया। यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बनेगी R स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर बेटा डेल्टा आर का स्क्वायर है। एक पॉइंट याद रखिएगा बेटा, डेल्टा जो है वो स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और जब 1 से छोटी वैल्यू का हम स्क्वायर लेते हैं जैसे 0.1 का अगर हम स्क्वायर लें तो वैल्यू और ज्यादा कम हो जाती है, मतलब 0.001 समथिंग हो जाती है। ये आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। अगर 1 से छोटी कोई भी वैल्यू हो और उसका स्क्वायर लिया जाए तो वैल्यू और ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हम स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देते हैं। फॉर वेरी स्मॉल स्टेप डेल्टा आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द अदर टर्म्स, सो अप्रोक्सीमेट आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर। मतलब इसको हमने क्या कर दिया, इस पूरी टर्म को निगलेक्ट कर दिया। और बच्चों यहाँ पर अगर आप गौर करें R1 प्लस डेल्टा आर जो है ये हमारे पास इक्वल था R2 के। तो बच्चों हमारे पास ये फार्मूला बन गया R स्क्वायर का, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2। अब यहाँ पर ये R स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था बच्चों वो था F इज इक्वल टू Gmm डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स एट मिडिल पॉइंट मतलब इस पॉइंट के ऊपर, सेंटर पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो हमारे पास बन जाएगी Gmm डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय R2। मतलब R स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। फोर्स हमारे पास आ गई। वर्क डन के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमने 1 से 2 तक जाना है तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने ट्रेवल किया है डेल्टा आर। तो 1 से 2 का वर्क डन का फार्मूला बनेगा F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आया, क्योंकि हम ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं और ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो एंगल जो है हमारे पास वो बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ से बेटा हमारे पास वर्क डन का फार्मूला आ गया माइनस एफ डेल्टा आर। 180 डिग्री माइनस 1 के इक्वल था। और एफ की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें ये वाली, और डेल्टा आर की वैल्यू जो हमने लास्ट स्लाइड पे ये पढ़ी थी इसको भी यही फार्मूले में पुट करें तो वर्क डन हमारे पास बनेगा बेटा माइनस Gmm डिवाइडेड बाय R1 R2 इंटू R2 माइनस R1। यहाँ पर बच्चों ये डिवाइड में है तो बेटा हम इस पूरे फैक्टर को इसके साथ भी डिवाइड करेंगे और इसके साथ भी डिवाइड करेंगे। तो बेटा R2 से कैंसिल हो जाएगा और R1 से कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क डन हमारे पास बन गया माइनस Gmm इंटू 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2। यह आ गया बच्चों वर्क डन 1 से 2 का। मतलब जब हम 1 से 2 तक जाएंगे तो वर्क डन हमारे पास ये बनेगा। अब इतनी ज्यादा डेरिवेशन को हम दोबारा नहीं करेंगे, हम कहेंगे सिमिलरली। यहाँ पर अगर आप गौर करें 1 से 2 तक वर्क डन ये है, तो 2 से 3 तक जब जाएंगे R2 से R3 तक तो वर्क डन आएगा हमारे पास 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 और ये फैक्टर कॉमन रहेगा।
इसी तरह 3 से 4 तक ये वर्क डन आएगा, R1/R3 माइनस 1/R4, और इसी तरह बेटा n-1, n से लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास होगा n-1, तो इन पॉइंट का भी वर्क डन हमारे पास आएगा 1/Rn-1 माइनस 1/Rn। ये सारे वर्क डन हमारे पास आ गए। हमने टोटल वर्क डन अगर फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक का, n तक का, तो इन तमाम वर्क डन को हम ऐड कर देंगे। इन तमाम वर्क डन में अगर आप गौर करें तो -gmm कॉमन है, तो बेटा उसको पहले कॉमन ले लेंगे और बाकी सारी वैल्यूज को एज इट इज लिख देंगे। और इन वैल्यूज में अगर आप गौर करें तो बेटा एक वैल्यू नेगेटिव में है, अगली वैल्यू पॉजिटिव में है। सेम वैल्यूज जो हैं, एक नेगेटिव की वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, 1/R3 माइनस में है तो आगे 1/R3 प्लस में होगा। पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू के अलावा बाकी सारी वैल्यूज आपस में कट जाएंगी और हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा हम -gmm इंटू 1/R1 माइनस 1/Rn। और बच्चों ये है हमारे पास टोटल वर्क डन। दिस इज द टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द बॉडी मूव फ्रॉम R1 आउटवर्ड टू Rn। लेकिन बच्चों हमने ऑब्जेक्ट को लेकर जाना था इंफिनिटी पॉइंट पर, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस n पॉइंट को इंफिनिटी कंसीडर करेंगे, मतलब Rn की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1/infinity 0 होता है, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा -gmm डिवाइडेड बाय R1। यहाँ पर ये टोटल वर्क डन आ गया और हमने कहा था जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर होता है, सो हम कहेंगे यही वर्क डन बेटा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगा जो बॉडी के अंदर स्टोर होगा। The absolute gravitational potential energy at R1 is defined as the work done by gravity bringing the object from infinity to R1. So potential energy is equal to -gmm divided by R1। अब ये वो वर्क डन है जब हम ऑब्जेक्ट को 1 से इंफिनिटी तक लेकर गए, और ग्रेविटी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। और फर्ज करें अगर बेटा हम अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जाना चाहते हैं, सरफेस से ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं, तो बेटा इस R1 की जगह पर हम रेडियस ऑफ R यानी कैपिटल R भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर बेटा ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, और ग्रेविटी की डायरेक्शन जो है वो अट्रैक्टिव है, मतलब जमीन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। Negative sign showed gravity is attractive and that energy must be supplied positive work to move object away to infinity। ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।